साथियों, जय आदिवासी। आप तमाम आदिवासी भाइयों को और जो परिवर्तनवादी विचारों पर विश्वास रखते हैं उन तमाम साथियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को आदिवासी विचार मंच और बिरसा ब्रिगेड की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं कि आज के दिन ऐतिहासिक सह्याद्री क्षेत्र में भगवान कंटाभिल भगवान राघोजी भांगरे और हमारे जितने शहीद हैं, भगवान बिरसा मुंडा सहित इन तमाम क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन तमाम परिवर्तनकारी विचारधारा के लोगों की वैचारिक राजधानी की हम लोगों ने एक नींव रखी है। बिरसा एकेडमी के नाम से सह्याद्री के महत्वपूर्ण क्षेत्र भीमाशंकर में हम लोगों ने इस सामाजिक शिक्षा दीक्षा केंद्र का और इसको ट्रेनिंग सेंटर की हम लोगों ने स्थापना की है। साथियों, ये ट्रेनिंग सेंटर केवल राज्य स्तरीय नहीं तो राष्ट्रीय स्तरीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग सेंटर बनाने हम लोग जा रहे हैं। ये पहला कदम है जब महाराष्ट्र में हम लोगों ने सह्याद्री से इसकी शुरुआत की और ये सम्मान भगवान राघोजी भांगरे की क्रांतिकारी भूमि हिना केंगले की, भगवान हिना केंगले, राय ठाकर और हमारे तमाम क्रांतिकारियों की जो भूमि रही है भीमाशंकर, इस भूमि से हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इस भूमि से अपना संबंध जोड़ेंगे। ये भूमि, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का है, चाहे वो महादेव कोड़ी हो, वारली हो, ठाकर हो, कोकना हो, कातकरी हो, भील हो या कोई अन्य जनजाति का भाई हो। देश भर के आदिवासी, दलित भाई, बहुजन भाई और जो लोग परिवर्तनवादी विचारों का वारसा संभाल रहे हैं, ऐसे तमाम संगठनों के लिए भी ये केंद्र स्थान रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अधिकारी, नेता और संगठन इस जमीन से जुड़े, इस जमीन का सदुपयोग करें, इस जमीन की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि ये जमीन भगवान राघोजी भांगरे की क्रांतिकारी भूमि है। साथियों, यह प्लान पिछले 12 साल से चल रहा था। पिछले 12 साल से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि भाई सह्याद्री के इस केंद्र स्थान पर आदिवासियों का शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र, सामाजिक शिक्षण केंद्र, जहां आदिवासी समाज और अन्य समाजों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मसलों पर संवेदनशील चिंतन हो, अध्ययन हो और शोध हो। इस उद्देश्य से इस जगह का हमने निर्माण किया है। आज इसका उद्घाटन डॉक्टर गोविंद गारे, आप समझ सकते हो कि वो खुद एक IAS अफसर थे, वो आदिवासी विकास विभाग में कमिश्नर थे। ऐसे अधिकारी के नाम पर हम लोगों ने इस स्थल को रखा है। जितने कर्मचारी हैं, नासिक से लेकर तो नवी मुंबई तक, पूना और उससे जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों तक, थाना, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, कोकन, ये जितना बेल्ट है, इस बेल्ट पे सबसे ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों की जवाबदारी है कि वो उस केंद्र स्थान को, इस ट्रेनिंग सेंटर की रक्षा करे, इसको हर संभव आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक मदद करे, क्योंकि यहाँ से पूरे देश का मूवमेंट चलेगा। पूरे देश में आदिवासी मिशन की स्थापना की जाएगी यहाँ से। आप भूलो मत, आप राघोजी भांगरे के वंशज हो, हिना केंगले के वंशज हो,
राय ठक्कर के वंशज हो, टंटा भील के वंशज हो, बिरसा मुंडा के वंशज हो, डॉक्टर अंबेडकर के वंशज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज हो, संभाजी महाराज के वंशज हो, इस जगह को पवित्र स्थान के रूप में हम लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं। अब भीमाशंकर जो क्षेत्र है ये 2 स्थानों से जाना जाएगा। एक भीमाशंकर का जो आदिवासी संस्कृति का कृषि आदर्श है या कृषि संस्कृति का केंद्र है, भीमाशंकर का जो ज्योतिर्लिंग है, ये कृषि संस्कृति की देन है, ये आदिवासियों की विरासत है। और इसी जगह से हमारे तमाम परिवर्तनकारी और क्रांतिकारियों की जो विचारधारा है उसका भी केंद्र यहीं बनने जा रहा है। देश के लोग अब भीमाशंकर के साथ साथ इस पवित्र सामाजिक भूमि को भी देखने आएंगे। याद रहे, आप लोगों के हिस्से में जमीन, आप लोगों के हिस्से में नौकरी, आप लोगों के हिस्से में संवैधानिक सुरक्षा और आप लोगों के हिस्से में सामाजिक जीवन जिस वजह से आया है, जिनकी वजह से आया है, उनकी याद में बनाई गई ये भूमि है। आपका दायित्व क्या है? आपकी भूमिका क्या है? आप संगठन की छोटी भाषा जो है या छोटा दायरा है, इससे बाहर आओ। आप पार्टी के दायरे से बाहर आओ, आप क्षेत्र के दायरे से बाहर आओ, आप जाति के दायरे से बाहर आओ और इस पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए सामने आओ, इसके संवर्धन के लिए सामने आओ, इसके संरक्षण के लिए सामने आओ, इसके संचालन के लिए सामने आओ। साथियों, याद रखें कि इसका संचालन मंडल में जनजाति के, महाराष्ट्र के तमाम जनजातियों के एक एक सदस्यों को रखा गया है। यहां किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। ये विचारधारा की नींव है, आदिवासियत की नींव इस भूमि से की डाली जा रही है। आपको यहां पर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका इत्यादि राज्य के लोगों का यहां पर आगमन होगा। यहां पर उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स रहेगी, यहां पर उनका प्रशिक्षण होगा, उनको सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो हजारों साल से आदिवासियों के बीच में नहीं चला। ये प्रोग्राम हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि भारत की 440 जनजातियों में अलग अलग टाइप की विचारधारा, अलग अलग टाइप की भावना, अलग अलग टाइप की संगठन और अलग अलग टाइप की मानसिकता तैयार की गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा, उस षड्यंत्र की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। याद रखिए, आपको व्यवस्था के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होने देंगे लेकिन वैचारिक रूप से संपन्न नहीं होने देंगे, क्योंकि वैचारिक रूप से संपन्न समाज में एकता निर्माण होती है, उसमें एकजुटता निर्माण होती है और हमारी एकजुटता होना यानी समाज का पुनर्निर्माण होना, उसको पुनर्स्थापित करने की परिस्थितियों को निर्माण करना है। आपको नहीं चाहेंगे कोई कि आप एक जगह रहे। हमको वैचारिक रूप से गरीब बनाया गया है, वैचारिक रूप से आदिवासियों का अनाथ बनाने का षड्यंत्र चालू है और उस षड्यंत्र को देखते हुए हम लोगों ने ये नींव डाली है कि आदिवासी समाज का व्यक्ति संपूर्ण सामाजिक विचारों के साथ अपना सामाजिक जीवन जिएगा, अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, अपने आने वाली जनरेशन को सामाजिक जीवन की संकल्पना समझाएगा। क्योंकि याद रखिए, हमारे शहीदों की जो कुर्बानी है, हमारे शहीदों का जो त्याग है, वो सामाजिक जीवन, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक अधिकार, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक समर्पण की तरफ लेके जाता है। इन्होंने कभी कोई धर्म की बात नहीं की। इस देश में धर्म पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासियों की संस्कृति है और आदिवासियों की संस्कृति पूरे विश्व को बचा सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, विश्व के तमाम साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आपके जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग में अगर कोई हम बच सकते हैं, यहाँ का पर्यावरण बच सकता है, जल बच सकती है, जमीन बच सकता है, जंगल बच सकता है, तो केवल और केवल आदिवासियों की विचारधारा की वजह से ही।
इसकी कोई धार्मिक संकल्पना या अंधविश्वास वाला कंसेप्ट ये देश को नहीं बचा सकता है। एक तरफ देश एआई की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस देश के मुट्ठी भर लोगों को ही रोजगार दिला सकता है, लेकिन आदिवासी इंटेलिजेंस जो है इस देश के 100% लोगों को जीवन दिला सकता है। यह किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं है जितनी आदिवासी संस्कृति में है। यह सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यह एंथ्रोपोलॉजी बोलती है कि इस देश में भगवान नाम की संकल्पना नहीं थी, पैदा नहीं हुई थी, तब से आदिवासी रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। हमारे कुछ साथी लोग जातिगत सोच को अपनाए हुए हैं। कोई गोंड बोल के जी रहा है, कोई महादेव कोड़ी बोल के जी रहा है, कोई कोकना बोल के जी रहा है। ये नपुंसकता की जो है, वैचारिक नपुंसकता जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वैचारिक नपुंसकता की सोच को त्याग करना पड़ेगा। राया ठाकर का जो संघर्ष था वो केवल ठाकर समाज के लिए नहीं था। राघोजी भांगरे का संघर्ष केवल महादेव कोड़ियों के लिए नहीं था। बाबूराव शर्मा के का संघर्ष केवल गोंडों के लिए नहीं था। टंटा भील का संघर्ष केवल भीलों के लिए नहीं था, संपूर्ण समाज के लिए था। और इनकी विचारधारा को दबाया गया। हमको बताया जाता है कि राघोजी भांगरे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं थी। तो 27 साल का संघर्ष किसने किया? 27 साल का संघर्ष अगर कोई विचारधारा के माध्यम से किया जाता है तो उस विचारधारा का कितना बड़ा स्तर होगा, उस विचारधारा में कितनी डेप्थ होगी, कितनी गहराई होगी और उसकी बेस कितना मजबूत होगा, ये सोचो। पूरे देश के जितने आदिवासी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी की, जिनका जो शहीद हुए, उनकी शहीदी के पीछे, उनके शहीद होने के पीछे की जो वास्तविक विचारधारा थी वो एक ही है। लेकिन इस बात को दुश्मन समझता है, आप नहीं समझ रहे हैं। अगर हमारे देश के तमाम शहीदों की विचारधारा एक जैसी थी, क्षेत्र अलग थे, कार्य क्षेत्र अलग थे, भाषाएं अलग थी, बोली अलग थी, लेकिन जो उसके पीछे की संस्कृति थी, उसके पीछे का जो मूल था, उसके पीछे की जो बेसिक सामाजिक विचारधारा थी वो एक थी। और हमारा समाज एक नहीं हो पाया है। जिस समाज में लड़ने वाले लोगों की विचारधारा एक थी, अब उस समाज में जीने वाले लोगों की विचारधारा एक नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। इस समाज को वैचारिक रूप से संपन्न करने की तैयारी है। आपका बच्चा वैचारिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, वो क्या है, उसको किससे बचना है, कैसे बचना है, किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है और कैसे जीना है। ये विचारधारा सामाजिक विचारधारा होती है। इसकी ट्रेनिंग घर के अंदर नहीं दे सकते आप। इसका एक अलग स्कूल होता है। अगर ये घर के अंदर देने वाली ट्रेनिंग होती तो मदरसे नहीं बनते, आरएसएस की शाखाएं नहीं चलती, क्रिश्चियनों के चर्च नहीं चलते, सिखों के गुरुद्वारा नहीं चलते, बौद्धों के विहार नहीं चलते। ये घर में दी जाने वाली विचारधारा नहीं है, इस समाज में दी जाने वाली विचारधारा है। हमारे लोग धर्म के शिकार हो रहे हैं। धर्म बहुत छोटी चीज है आदिवासी विचारों के सामने। आदिवासियत के सामने धर्म बहुत छोटी चीज है। इसके पहले भी समझाया गया है। राघोजी भांगरे थे तब भी क्रिश्चियन धर्म था, टंटा भील थे तब भी क्रिश्चियन धर्म था, मुस्लिम धर्म था, हिंदू धर्म था। इन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया? बिरसा मुंडा थे तब भी क्रिश्चियन धर्म था। बिरसा मुंडा इनसे एक स्टेप थोड़े आगे निकले, उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद त्याग किया और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। गुलामी की केवल एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। संघर्ष ये धर्म नहीं, संस्कृति है। और ये संस्कृति आदिवासियों की सबसे विशिष्ट संस्कृति है, जिसमें समानता पूरे विश्व में पाई जाती है, पूरे विश्व के आदिवासियों में पाई जाती है। साथियों, बिरसा ब्रिगेड का जो मिशन है, आदिवासी विचारों का जो मिशन है, यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बिरसा ब्रिगेड के विचारों के और इसके संघर्ष के वजह से नंदाबाई भील का जजमेंट आपके हाथ में आया।
2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है, और इस देश की कोई भी गवर्नमेंट रहे, राज्य सरकार रहे, किसी भी सरकार रहे, वहां के नागरिक रहे, उन्होंने आदिवासियों को प्रथम नागरिक होने का सम्मान देना ही चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन आया। ये बिरसा ब्रिगेड की वजह से हुआ, ये संघर्ष था। इसके पहले फॉरेस्ट बिल की बात करें हम, जो वन अधिकार बिल था, वो वन अधिकार बिल के लिए बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से कम 1 साल तक के, 1.25 साल तक के, 16 महीने तक के धरना दिया गया। उस वक्त बिरसा ब्रिगेड में काफी सक्रिय रहे शिबू सोरेन जी, हम लोग साथ में काम किए, पूरा संगठन साथ में काम किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत के हर आदमी को, हर भूमिहीन आदमी को आज 4 एकड़ 5 एकड़ भूमि वन भूमि के रूप में मिल रही है। वो अधिकार, वन अधिकार बिल जो पास हुआ, उसके पीछे की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं। ये बिरसा ब्रिगेड का आंदोलन की वजह से हुआ है। आपको जो स्पेशल एजुकेशनल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है, वो एजुकेशनल प्रोटेक्शन का बिल झारखंड में तैयार हुआ। पहले झारखंड, उड़ीसा और आसाम, ये 3 जगह पास हुआ। उसके बाद पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन हुआ आदिवासियों के बीच में। इसमें इसी आंदोलन की देन थी। इसके लिए कोई बाहरी आंदोलन काम नहीं किया। कुछ लोग, कुछ साथी लोग दूसरे संगठनों के, दूसरों के मिशन के माध्यम से आदिवासियों में जो मिशन चलाया जा रहा है, उसमें काम करने को सामाजिक काम बोलते हैं। भाई, आप तो दुश्मन के सेना के सेनापति बनकर ही अपने भाइयों के ऊपर वार कर रहे हैं। यह सामाजिकता नहीं है, यह सामाजिक गद्दारी है। आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका क्या अंजाम होगा। आप अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए उनके मौत का गड्ढा खोद रहे हो। यह सच्चाई है। आपके विचार, आपके अपने विचार, आपकी अवस्था, आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपके विचार होना चाहिए। आपकी विचारधारा आपकी आवश्यकता और व्यवस्था की पूर्ति करती है। आपको आपके लिए पोषक व्यवस्था और अवस्था का निर्माण अगर आप करना चाहते हो, तो आपको अपनी विचारधारा का उपयोग करना पड़ेगा। वो आपके द्वारा संशोधित की गई विचारधारा होना चाहिए, वो आपके द्वारा निर्माण की गई विचारधारा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो विचारधारा आपको लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती है। और याद रखिए, झूठ से आप अपनी मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ सकते। झूठी विचारधारा को लेकर आप गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकते। आप दीर्घकालीन गुलामी की तरफ जा रहे हो। आप अपनी विचारधारा को डेवलप करो और काम करो। धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे नहीं, सामाजिक आधार को लेकर काम करो। इसके सिवा कोई दूसरा पर्याय आपके पास में नहीं है। इसके सिवा आप किसी स्तर पर भी, किसी भी स्तर पर आप जाने के पहले 10 बार अपने आप को समझो, अपना विश्लेषण करो, अपना आत्मविश्लेषण करो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। कुछ साथियों को लगता है कि हमको इन सब चीजों में पड़ना नहीं है, हमको अपनी नौकरी करना है और अपने घर में रहना है। साथी, ये तो और बड़ी गद्दारी हो गई। आपको जो व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिला है, जो प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला है, वो सामाजिक प्रतिनिधित्व है, आपका व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व समझ के काम कर रहे हो, तो आप फिर समाज से गद्दारी कर रहे हो, और यह मानवता नहीं हो सकती है। सामाजिक गद्दारी मानवता के साथ सबसे बड़ा किया गया, मानवता पर सबसे बड़ा किया गया आघात माना जाता है। अगर यह बात नहीं होती तो आपके लिए टंट्या भील शहीद नहीं होता, बिरसा मुंडा शहीद नहीं होते, बाबूराव शर्मा शहीद नहीं होते, राघोजी भांगरे शहीद नहीं होते, हिंगा केंगलेबो शहीद नहीं होते, राया ठाकर शहीद नहीं होता, और हमारे बाकी शहीद नहीं होते। ये हमको समझना पड़ेगा।